अगर तूने मेरे पैसे कल तक नहीं लौटाए तो ये घर खाली कर देना। मालिक, कुछ दिन की मोहलत दे दो। मैं इतने पैसे कहाँ से लौटाऊंगा? बड़े भाई, आप यहाँ नहीं रह सकते। ये मेरा घर है, निकल जाओ यहाँ से। छोटे, मैंने तुम्हें दिन रात मेहनत मजदूरी करके इतना बड़ा आदमी बनाया और आज तू मुझे घर से निकाल रहा है। जाओ यहाँ से। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, बड़ा भाई राघव और छोटा भाई मोहन। बचपन में ही उनके माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उस दिन से दोनों भाई एक दूसरे का सहारा बन गए थे। उनका घर भी कोई बड़ा पक्का मकान नहीं था, बस मिट्टी की दीवारों और टूटी छत वाली एक छोटी सी झोपड़ी थी। मगर उस झोपड़ी में प्यार और अपनापन बहुत था। राघव उम्र में बड़ा था, इसलिए उसने छोटी सी उम्र में ही समझ लिया था कि अब उसे ही माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी निभानी होगी। गांव के लोग जब सुबह खेतों की ओर जाते, तब राघव भी उनके साथ मजदूरी करने निकल जाता। कभी किसी के खेत में हल चलाता, कभी किसी के घर की मरम्मत करता, कभी ईंट ढोता। दिन भर कड़ी धूप में पसीना बहाता और शाम को जो थोड़े बहुत पैसे मिलते वही लेकर घर लौट आता। घर पहुंचते ही सबसे पहले वह अपने छोटे भाई मोहन को ढूंढता। मोहन पढ़ाई में तेज था। राघव हमेशा उससे कहता, मोहन, तू बस पढ़ाई कर, तुझे बड़ा आदमी बनना है, मेरी तरह मजदूर नहीं बनना। मोहन किताब लेकर बैठ जाता और राघव उसके लिए चूल्हे पर रोटी सेंकता। कई बार ऐसा भी होता कि घर में खाने के लिए बस दो ही रोटियां होती। राघव चुपके से कह देता, मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। और मोहन को क्या पता कि उसका बड़ा भाई खुद भूखा सो जाता था। समय बीतता गया। मोहन की पढ़ाई बढ़ती गई और खर्चे भी बढ़ने लगे। कभी स्कूल की फीस, कभी किताबें, कभी कपड़े। राघव के लिए इतना पैसा जुटाना आसान नहीं था। कई बार उसे गांव के सेठ से उधार लेना पड़ता। सेठ हर बार पैसे देते समय कहता, देख राघव, उधार तो दे रहा हूं, मगर समय पर लौटाना पड़ेगा। राघव सिर झुकाकर कहता, हां सेठ जी, मेरा भाई पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, तब सब चुका दूंगा। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया, मगर राघव को इसकी परवाह नहीं थी। उसे बस यही सपना था कि उसका छोटा भाई पढ़ लिख कर बड़ी जिंदगी जिए। कई सालों की मेहनत और त्याग के बाद आखिर वो दिन आया जब मोहन की पढ़ाई पूरी हो गई। उसे शहर में एक अच्छा काम मिल गया। धीरे धीरे वह पैसे कमाने लगा। कुछ ही सालों में मोहन बहुत अमीर बन गया। उसने गांव में ही अपनी जमीन पर एक बड़ा और सुंदर पक्का घर बनवाया। पूरा गांव उस घर को देखकर हैरान था। ऊंची दीवारें, बड़ा दरवाजा, चमकती खिड़कियां। ऐसा घर उस गांव में पहले कभी नहीं बना था। राघव अपने छोटे भाई की तरक्की देखकर बहुत खुश था। उसे लगता था कि अब दोनों भाई मिलकर अच्छे से रहेंगे। एक दिन मोहन ने खुद ही कहा, भैया, अब पुरानी झोपड़ी में क्यों रहना, नया घर बन गया है, आप भी वहीं आ जाओ। राघव के दिल में खुशी भर गई। उसने सोचा, अब हमारे दुखों के दिन खत्म हो गए। अगले दिन वह अपने पुराने सामान का छोटा सा गट्ठर लेकर मोहन के नए घर पहुंचा। मगर जैसे ही वह अंदर जाने लगा, मोहन अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। बड़े भाई, आप यहाँ नहीं रह सकते। ये मेरा घर है, निकल जाओ यहाँ से। उसका चेहरा अब पहले जैसा मासूम नहीं था। उसमें घमंड और ठंडापन झलक रहा था। भैया, ये घर मेरा है, मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, इसमें आपका कोई हिस्सा नहीं है। आप चाहो तो अपनी पुरानी झोपड़ी में ही रहो, वही आपके लिए ठीक है। ये सुनकर राघव जैसे पत्थर का हो गया। छोटे, मैंने तुम्हें दिन रात मेहनत मजदूरी करके इतना बड़ा आदमी बनाया और आज तू मुझे घर से निकाल रहा है। जाओ यहाँ से। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जिस भाई को उसने अपना पेट काट कर पढ़ाया, आज वही उसे अपने घर में जगह देने को तैयार नहीं था। राघव ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह चुपचाप वापस मुड़ गया और उसी पुरानी टूटी झोपड़ी में जाकर रहने लगा। कुछ समय बाद दोनों भाइयों की शादी भी हो गई। दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी अलग बसा ली। लेकिन राघव की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। उसके ऊपर सेठ का कर्ज अब भी था। सेठ लगभग हर दूसरे दिन आकर दरवाजे पर खड़ा हो जाता। अगर तूने मेरे पैसे कल तक नहीं लौटाए तो ये घर खाली कर देना। मालिक, कुछ दिन की मोहलत दे दो। मैं इतने पैसे कहाँ से लौटाऊंगा? राघव, कब तक टालता रहेगा? अगर पैसे नहीं दिए तो तेरी जमीन और झोपड़ी पर कब्जा कर लूंगा। राघव सिर झुकाकर खड़ा रहता। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। इसी बीच एक दिन मोहन फिर उसके पास आया, मगर इस बार भी उसके चेहरे पर भाई वाला अपनापन नहीं था। उसने कहा, भैया, अब जमीन का बंटवारा कर देते हैं, जो हिस्सा मेरा है वो अलग कर दो। राघव ने चुपचाप सिर हिला दिया।
जब जमीन बांटने की बात आई तो मोहन ने चालाकी से सारी अच्छी और उपजाऊ जमीन अपने नाम कर ली और राघव को गांव के किनारे पड़ी सूखी और बंजर जमीन दे दी, जहां हजारों सालों से किसी ने खेती तक नहीं की ये थी। दूर तक जो बंजर जमीन है यही तुम्हारी जमीन है और ये मेरा है। गांव के लोग ये सब देख रहे थे मगर कोई कुछ नहीं बोला। राघव ने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसने उस बंजर जमीन की ओर देखा और मन ही मन सोचा, शायद यही मेरी किस्मत है। जिस भाई के लिए सब किया उसी ने आज मुझे इस हाल में छोड़ दिया। फिर एक दिन गांव का सेठ अपना कर्ज वापस लेने आया और पैसे ना मिलने पर छोटी सी उसकी झोपड़ी भी छीन लिया। राघव और उसकी पत्नी बेघर हो गए। फिर राघव को जो गांव के किनारे की बंजर जमीन मिलती है वह मजबूरी में वहीं छोटी सी झोपड़ी बनाकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। हर सुबह जल्दी उठकर वह उस सूखी जमीन पर मेहनत करता, मगर मिट्टी इतनी खराब थी कि कुछ उगता ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे राघव को उस जमीन के बारे में कुछ अजीब बातें महसूस होने लगी। हर रात जब वह झोपड़ी में सोता तो उसे एक अजीब सपना आता। उसे लगता जैसे जमीन के अंदर से कोई उसे पुकार रहा है, मैं यहाँ हूं, मुझे निकालो यहाँ से, मैं हजारों सालों से यहाँ दबा हुआ हूं। कभी ऐसा लगता जैसे कोई जमीन के नीचे कुछ खटखटा रहा हो। पहले तो राघव ने सोचा कि शायद उसका वहम है। राघव डर गया, मगर वह हिम्मत वाला आदमी था। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा या फिर हवा की आवाज होगी। अगले दिन वह फिर खेत में काम करने लगा। काम करते करते अचानक उसकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। थक राघव चौंक गया। उसने मिट्टी हटानी शुरू की। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई उसे लगा कि नीचे पुराने पत्थरों से बना कोई ढांचा है, जैसे जमीन के नीचे कुछ छिपा हुआ हो। राघव को समझ नहीं आया कि यह क्या है। उसे लगा शायद यह कोई बहुत पुराना कुआं या तहखाना हो सकता है। लेकिन उसी समय गांव का एक बहुत बूढ़ा आदमी वहां से गुजर रहा था। उसने जैसे ही जमीन खोदी हुई देखी उसका चेहरा अचानक बदल गया। वह धीरे से बोला, राघव, तुम्हें पता भी है कि तुम्हें कौन सी जमीन मिली है? राघव ने हैरानी से पूछा, क्यों बाबा, इसमें क्या खास है? बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, इस जमीन का एक पुराना राज है जिसे इस गांव में बहुत कम लोग जानते हैं। राघव के दिल की धड़कन तेज हो गई। कैसा राज? बूढ़ा आदमी चारों तरफ देखने लगा जैसे कोई सुन न रहा हो। फिर वह धीमी आवाज में बोला, कई साल पहले यहीं पर इस गांव के सबसे अमीर जमींदार का पुराना घर हुआ करता था। कहते हैं मरने से पहले उसने अपना सारा खजाना यहीं कहीं छिपा दिया था। राघव यह सुनकर हैरान रह गया, लेकिन बूढ़ा आदमी यहीं नहीं रुका। वह और करीब आकर बोला, मगर उस खजाने के साथ एक और भी बड़ा राज जुड़ा है जिसे जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। बूढ़े आदमी की बात सुनकर राघव कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। उसने धीरे से पूछा, बाबा, आखिर वो राज क्या है? बूढ़ा आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठ गया। उसकी आंखों में जैसे कई साल पुरानी यादें तैरने लगीं। उसने गहरी सांस ली और बोला, बेटा, बहुत साल पहले इस गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। उसका नाम था वीर प्रताप सिंह। उसके पास इतनी जमीन थी कि जहां तक नजर जाती थी सब उसी की होती थी। खेत, बाग, कुएं, तालाब, सब कुछ। राघव ध्यान से सुन रहा था। बूढ़ा आगे बोला, मगर वक्त बदलते देर नहीं लगती। उस जमींदार के बेटे आपस में लड़ पड़े। घर में झगड़े बढ़ने लगे। उसके दोनों बेटे लालच में आ गए थे। खजाने के लिए आपस में लड़ने लगे थे। कहते हैं उस रात जमींदार ने अपना सारा सोना और खजाना जमीन के नीचे कहीं छिपा दिया ताकि वह सोना और खजाना उसके लालची बेटे न हड़प ले। राघव हैरानी से बोला, फिर? बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया। फिर क्या, उसी रात अचानक जमींदार की मौत हो गई, किसी को नहीं पता कैसे। और उसके बाद उसका पूरा परिवार धीरे धीरे गांव छोड़कर कहीं चला गया। किसी को कभी पता ही नहीं चला कि वो खजाना कहां दबा है। राघव कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, लेकिन बाबा, इसका मुझसे क्या संबंध? बूढ़े आदमी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, यही तो सबसे बड़ा राज है बेटा। राघव की धड़कन तेज हो गई। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बोला, उस जमींदार वीर प्रताप सिंह के परिवार की आखिरी पीढ़ी यहीं इस गांव में रह गई थी। समय के साथ उनकी हालत खराब होती गई, जमीन बिकती गई और उनका नाम भी धीरे धीरे लोगों की याद से मिट गया। फिर उसने राघव की तरफ उंगली उठाई। राघव, शायद वह परिवार तुम्हारे ही वंशज थे, तुम्हारा ही खानदान था, इसीलिए वह अजीब सपना तुम्हें रोज आता है। यह सुनकर राघव जैसे पत्थर का हो गया। क्या? उसके मुंह से बस इतना ही निकला। बूढ़ा आदमी बोला, हाँ बेटा,
अगर सच में तुम जमींदार वीर प्रताप सिंह के वंशज हो तो यह सच और राज इसी जमीन के अंदर है। राघव की आंखें फटी रह गईं। उसने कांपती आवाज में पूछा, मतलब अगर सच में यहां खजाना है तो? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, तो वह खजाना किसी और का नहीं, तुम्हारे ही खानदान का है। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। राघव ने नीचे उस मिट्टी को देखा जहां उसकी कुदाल टकराई थी। राघव कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसकी नजर बार बार उस जगह पर जा रही थी जहां उसकी कुदाल पत्थर से टकराई थी। अब उसे लगने लगा था कि शायद सच में इस जमीन के नीचे उसके पुरखों का कोई बड़ा राज छिपा है। उसने धीरे धीरे मिट्टी हटानी शुरू की। कुदाल की हर चोट के साथ उसके दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। थोड़ी देर बाद मिट्टी के अंदर से पुराने पत्थरों से बना एक चौकोर ढक्कन दिखाई देने लगा। राघव हैरान रह गया। वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुराने तहखाने का दरवाजा हो। बूढ़ा आदमी भी ध्यान से देख रहा था। वह धीरे से बोला, बेटा, लगता है तू सच के बहुत करीब पहुंच गया है। राघव ने पूरी ताकत लगाकर उस पत्थर को हिलाने की कोशिश की। काफी मेहनत के बाद वह पत्थर थोड़ा सा खिसक गया। जैसे ही पत्थर हटा, नीचे अंधेरे से भरी एक गहरी सुरंग दिखाई दी। अंदर से ठंडी हवा का झोंका बाहर आया, जैसे कई सालों से बंद कोई जगह अचानक खुल गई हो। राघव कुछ पल के लिए डर गया। बूढ़ा आदमी बोला, डर मत, शायद यही वही जगह है जहां जमींदार ने अपना खजाना छिपाया था। राघव ने झोपड़ी के अंदर पड़ी एक पुरानी लालटेन जलाई और सावधानी से उस सुरंग में नीचे उतरने लगा। कमरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक पर मोटी लोहे की जंजीरें लगी हुई थीं, मगर समय के साथ वो जंग खाकर कमजोर हो चुकी थी। राघव की सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे धीरे जंजीर हटाई और संदूक का ढक्कन उठाया। जैसे ही ढक्कन खुला, लालटेन की रोशनी में सोने के सिक्के, चांदी के गहने और पुराने हीरे मोती चमक उठे। राघव की आंखें फैल गईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसे पूरा गांव बेकार जमीन समझता था, उसी के नीचे इतना बड़ा खजाना छिपा था। उसके मन में सबसे पहले अपने छोटे भाई मोहन का ख्याल आया। उसे याद आया कि कैसे मोहन ने सारी अच्छी जमीन अपने पास रख ली थी और उसे यह सूखी बंजर जमीन दे दी थी। राघव ने मन ही मन सोचा, शायद भगवान ने मेरे साथ होने वाला अन्याय देख लिया था। लेकिन उसी समय उसके मन में एक और सवाल उठा। उधर उसी शाम गांव के कुछ लोगों ने राघव की जमीन के पास खुदाई होती देख ली थी। उनमें से एक आदमी सीधे मोहन के बड़े घर की ओर भागा और हाँफते हुए बोला, मोहन, तुम्हारे भाई की जमीन पर कुछ अजीब हो रहा है। लगता है उसे जमीन के नीचे कुछ मिल गया है। यह सुनकर मोहन की आंखों में अचानक लालच की चमक आ गई। राघव ने जब खजाने का संदूक खोला और उसमें सोने चांदी के सिक्के, हीरे मोती और गहने देखे, तो कुछ देर के लिए वह भी हैरान रह गया। लेकिन अगले ही पल उसे अपने छोटे भाई मोहन का ख्याल आया। राघव ने मन ही मन सोचा, जो भी हो वह मेरा भाई है, उसका भी इस खजाने पर उसका भी हक है। अगले दिन उसने मोहन को बुलाया। मोहन जब वहां पहुंचा और उसने खजाने को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। राघव ने शांत आवाज में कहा, मोहन, यह हमारे पुरखों का खजाना है, इसमें तेरा भी हक है। मैं आधा हिस्सा तुझे दे देता हूं। यह सुनकर मोहन कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिसे उसने बंजर जमीन देकर धोखा दिया था, वही भाई आज इतना बड़ा दिल दिखाएगा। कुछ ही दिनों में खजाना बराबर बांट दिया गया। राघव अपने हिस्से से खेत सुधारने लगा, घर ठीक करने लगा और सादा जिंदगी जीने लगा। लेकिन उधर मोहन के मन में एक अलग ही ख्याल चल रहा था। उसके पास अचानक बहुत सारा धन आ गया था। वह सोचने लगा, अगर इतना पैसा है तो क्यों न इसे और बढ़ाया जाए। अगर मैं बड़ा व्यापार करूं तो कुछ ही सालों में बहुत बड़ा अमीर बन सकता हूं। एक दिन वह शहर गया। वहां उसकी मुलाकात कुछ चालाक व्यापारियों से हुई। वे लोग बहुत मीठी बातें करते थे। उन्होंने मोहन से कहा, अगर तुम अपना पैसा हमारे व्यापार में लगा दो तो हम तुम्हारा पैसा 2 गुना कर देंगे। बस कुछ महीनों की बात है। मोहन के मन में लालच जाग गया। उसे लगा कि अगर उसका पैसा सच में 2 गुना हो गया तो वह पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने अपने हिस्से का लगभग सारा खजाना उन व्यापारियों को दे दिया। शुरू में सब ठीक लगता रहा। वे लोग उसे बड़े बड़े सपने दिखाते रहे। लेकिन कुछ ही महीनों बाद अचानक वे व्यापारी गायब हो गए। उनकी दुकानें बंद थीं। उनका कोई पता नहीं था। मोहन घबरा गया। वह शहर में इधर उधर भागता रहा, लोगों से पूछता रहा, मगर किसी को भी उनके बारे में कुछ पता नहीं था। तब उसे धीरे धीरे समझ में आया कि वह बहुत बड़े धोखे का शिकार हो गया है। जिस लालच में आकर उसने अपना सारा धन लगाया था, वही लालच अब उसकी सारी दौलत निगल चुका था।
कुछ ही महीनों में मोहन का पूरा हिस्सा खत्म हो गया। अब उसके पास ना खजाना था, ना पैसा, ना घर, और न ही वह घमंड जो कभी उसके चेहरे पर दिखाई देता था। उसकी आंखों के सामने बार बार अपने बड़े भाई राघव का चेहरा आ रहा था, जिसने इतने सालों तक मुझे संभाला। उसी से मैंने सब कुछ छीन लिया, और फिर भी उसने अपने हिस्से का आधा खजाना भी मुझे दे दिया। अब मोहन को अपनी गलती का एहसास होने लगा था, लेकिन समय हाथ से निकल चुका था। थका हारा, टूटा हुआ मोहन आखिरकार गांव लौट आया। अब उसके पास न पैसा था, न घमंड, बस पछतावा था। गांव के रास्ते से गुजरते हुए वह उसी पुराने खेत की तरफ देखने लगा जहां कभी उसने अपने बड़े भाई को बंजर जमीन देकर छोड़ दिया था। उसका सिर शर्म से झुक गया। आखिरकार वह हिम्मत करके राघव के घर के पास पहुंचा। राघव ने अपने हिस्से के खजाने से खेतों को सुधार लिया था, कुआं खुदवा लिया था और एक छोटा मगर साफ सुथरा घर बना लिया था। राघव खेत में काम कर रहा था। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, सामने मोहन खड़ा था, लेकिन यह वही मोहन नहीं था। अब उसके चेहरे पर घमंड नहीं, पछतावा और थकान साफ दिखाई दे रही थी। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे धीरे राघव के पास आया और अचानक उसके पैरों में गिर पड़ा। रोते हुए बोला, भैया मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की। जिस भाई ने मेरे लिए सब कुछ किया, उसी के साथ मैंने बुरा किया, और भगवान ने मुझे उसकी सजा दे दी। आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। राघव कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से अपने पौते भाई को उठाया। उसने मोहन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मोहन, दौलत खो जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। सबसे बड़ी दौलत भाईचारा होता है। मोहन रोते हुए बोला, भैया अगर आप मुझे माफ कर दो तो मैं आपके साथ रहकर फिर से मेहनत करूंगा। राघव हल्के से मुस्कुराया। हमेशा मेरा घर का दरवाजा तेरे लिए कभी बंद नहीं था मोहन। उस दिन के बाद दोनों भाई फिर से साथ रहने लगे। मोहन ने मेहनत करना सीखा और राघव ने अपने भाई को फिर से संभाल लिया। गांव के लोग अक्सर कहते थे, जिस भाई ने लालच छोड़कर मेहनत और प्यार को अपनाया, वही असली अमीर बन गया। और इस तरह उस खजाने से भी बड़ी चीज दोनों भाइयों को मिल गई, आपसी प्यार और परिवार की असली कीमत। सीख, लालच इंसान से सब कुछ छीन सकता है, लेकिन माफी और प्यार टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ सकते हैं।